हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चल रहा है और राजनीति विज्ञान में हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार को देख रहे हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत दोस्तों मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए जो आपने देखे होंगे। उम्मीद करता हूँ, अगर नहीं देखें तो देखिए दोस्तों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, दोस्तों आप इसको समझिए, देखिए और आपको फिर केंद्र सरकार के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी हो जाएगी। आज इम्पोर्टेंट चैप्टर जो समझेंगे दोस्तों वो है हमारा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। और दोस्तों इससे जुड़े जितने भी कंपटीशन एग्जाम में सवाल बन सकते हैं उन सब को दोस्तों हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आमतौर पर भी दोस्तों अगर देखें तो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री का जो पद है वो सबसे सर्वोच्च पद है। दोस्तों यह पद के लिए कैसे व्यक्ति वहाँ जा सकता है और क्या उनकी योग्यता रहनी चाहिए, चुनाव कैसे होता है और क्या इनकी शक्तियाँ रहती है, उन सब को दोस्तों देखेंगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक दोस्तों। इनको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री के जो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। दोस्तों संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली उसको हमने अपनाया है। तो संसदीय प्रणाली में अगर देखें दोस्तों तो इसमें दो प्रकार के हेड रहते हैं। एक होते हैं राष्ट्रपति जो संवैधानिक हेड रहते हैं, और एक होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो वास्तविक हेड रहते हैं। जो कि दोस्तों ब्रिटेन में अगर देखें तो वहाँ पर प्रधानमंत्री तो है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर राजा रानी भी रहते हैं, क्राउन है, जो कि वहाँ की एक परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो आज भी है। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ नाम मात्र के रह जाते हैं। जो हेड है वो प्रधानमंत्री हो जाते हैं वास्तविक, और पूरा ब्रिटेन की सभी शक्ति उनके पास ही होती है, प्रधानमंत्री के पास। तो वही दोस्तों हमारे देश में भी कुछ इस तरह का होता है, जो कि हमने पद तो जो राष्ट्रपति का पद तो यूएस या अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन अमेरिका के संविधान में आप देखेंगे तो वहाँ राष्ट्रपति काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। जो सर्वोच्च जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास ही होती है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति संवैधानिक हेड है, जो कि उनकी जितनी भी शक्ति है वो सब शक्तियाँ प्रधानमंत्री ही यूज़ करते हैं। तो जो वास्तविक हेड हो जाते हैं हमारे देश में वो हो जाते हैं प्रधानमंत्री, और संवैधानिक हेड राष्ट्रपति। यूँ समझिए दोस्तों कि साधारण तरीके से कि शक्तियां तो राष्ट्रपति के नाम से, मतलब सब शक्ति तो नहीं, कुछ शक्तियां, लेकिन उनको राष्ट्रपति यूज में लेते हैं प्रधानमंत्री की सलाह के बाद लोग। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि वास्तविक जो हेड हो जाते हैं हमारे देश में वो हो जाते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री इनडायरेक्टली क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करते, प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही वो इस शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मतलब उनको प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं उसके बाद। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री उन शक्तियों को यूज़ करते हैं। तो वास्तविक हेड कौन हुए हमारे देश के? प्रधानमंत्री, ठीक दोस्तों। उनके बारे में हम देखेंगे डिटेल से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर देखते हैं तो प्रधानमंत्री किसके हेड होते हैं? तो प्रधानमंत्री हेड होते हैं हमारी मंत्री परिषद के। मंत्री परिषद दोस्तों एक वीडियो आएगा जिसमें हम डिटेल से मंत्री परिषद के बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक आर्टिकल के तहत समझिए कि आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं, जो कि कौन कौन सदस्य सरकार में रहेंगे। और दोस्तों उसके लिए आर्टिकल 75 में पीएम की नियुक्ति होती है, जो कि एक मंत्री परिषद का एक हेड होगा। तो वह हेड कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक। ये देखिए आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद और 75 में प्रधानमंत्री। अब देखिए दोस्तों, मतलब ये मंत्री परिषद के एक सदस्य हो जाते हैं, कौन? प्रधानमंत्री। तो पूरी मंत्री परिषद जो कि कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों पहले से ही तय होता है, जो कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं हमारे देश में, और इसी लहर चलती है। और फिर क्या होता है, औपचारिकता जब सरकार बन जाती है, जिसका ज़्यादा बहुमत आता है, फिर राष्ट्रपति बोल देते हैं कि अपनी सरकार बनाओ। वो सरकार बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बोल देते हैं कि मंत्री परिषद में वो व्यक्ति चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो बेसिक हुआ। अब हम प्रधानमंत्री को देखते हैं कि ये आते कैसे हैं और इनकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, इनकी वेतन, सैलरी, इनका वेतन भत्ता, सबको दोस्तों हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों इनकी देखते हैं कि इनकी नियुक्ति इनकी देखते हैं। देखिए दोस्तों,
नियुक्ति की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है दोस्तों, इनका निर्वाचन नहीं होता है। आप यहाँ पर समझिए, अगर केंद्र लेवल पर देखें तो सांसद होते हैं और राज्य लेवल पर देखें तो विधायक होते हैं। ठीक दोस्तों, हम अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, तो वहाँ सांसद चुने जाते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते। प्रधानमंत्री दोस्तों जिसकी सरकार बनती है, फिर उसमें से ही कोई एक मंत्री बनते हैं बहुत सारे, और फिर उनका एक हेड रहता है जो प्रधानमंत्री हम कहते हैं। दोस्तों हम सांसद को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, ये आप ध्यान रखिए। और उसके बाद में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसको? प्रधानमंत्री को, कि जिसकी सरकार रहेगी फिर उसका कोई एक हेड होगा नेता, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। तो वही दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है। निर्वाचन दोस्तों जिसका चुनाव होता है, जीत कर आता है, उसको निर्वाचन बोलते हैं। ठीक, और नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति करते हैं, जो कि आपने राज्यसभा में भी देखा होगा, सदस्य की 12 सदस्य की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति डायरेक्ट करते हैं, उनका चुनाव नहीं होता। वैसे ही वो जो सभी मंत्री है जो कि मंत्रालय लेते हैं भारत सरकार के, उनके हेड हो जाते हैं, तो वह मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति आपको समझ में आई। उसके बाद में दोस्तों इनकी योग्यता देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया कि पहले वो सांसद रहते हैं, मतलब जो मंत्री है और जो प्रधानमंत्री है वो सांसद भी है। पहले सांसद चुन कर आते हैं, वो देश की जनता उन्हें चुन कर भेजती है संसद में, और फिर उनकी सरकार बनती है। तो पहले क्या मतलब उनको शर्त पूरी करनी है सांसद की। दोस्तों सांसद की क्या शर्त रहती है, वो पूरी हो जाती है तो प्रधानमंत्री की शर्त तो यूँ ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि सांसद से ही तो प्रधानमंत्री बन रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे मेन बात आपको याद रखनी है कि 25 वर्ष उसका उम्र रहना चाहिए। 25 वर्ष पार कर लिए वो व्यक्ति तो प्रधानमंत्री बनने योग्य है। बस ये बात, क्योंकि मैंने बताया कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक दोस्तों, 5-5 वर्ष का गैप आ रहा है। तो प्रधानमंत्री के लिए अगर देखें 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, मतलब उससे ज़्यादा कितनी भी होगी तो चलेगी, पर 25 वर्ष तो होनी चाहिए। उसके बाद में बेसिकली जो जितने भी हमारे देश में अगर चुनाव के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, वह योग्यता आम योग्यता, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, मंद बुद्धि न हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो, है ना। वही दोस्तों सारी यहाँ पर क्राइटेरिया वही फॉलो होता है। लेकिन योग्यता आपको याद रखनी है, खासकर ये एग्जाम आ सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। और वह किसका सदस्य होना चाहिए, चाहे किसी का भी हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का, प्रधानमंत्री बनने योग्य हो जाता है। ठीक, देखिए अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखिए योग्यता हमने देख ली, अब आती है शपथ। शपथ में दोस्तों अगर देखें तो किसके समक्ष लेते हैं? वो राष्ट्रपति के समक्ष ही क्या लेते हैं? अपनी शपथ लेते हैं। एक औपचारिकता निभाई जाती है दोस्तों। आपको पता होगा हर पद पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो कि मैं भारत के, हमारे देश के प्रति निष्ठावान रहूँगा और कोई ऐसा कार्य ना करूँगा जो देश को शर्मसार होना पड़े, और मैं अपनी जो कर्तव्य अपना उसको पूरी ईमानदारी से फॉलो करूँगा। ये औपचारिकता दोस्तों निभाई जाती है। लेकिन ये दोस्तों निभाई जाती है, उसके बाद में क्या होता है हम जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो ये शपथ हुई। आगे अगर चले दोस्तों तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, जो कि हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री जो रहते हैं क्या रहते हैं? सरकार के हेड ही तो रहते हैं, मंत्रिपरिषद के। तो जब तक सरकार रहेगी तब तक ये रहते हैं। अगर सरकार बहुमत खो चुकी है या सरकार गिर चुकी है तो इसी स्थिति में क्या होगा? प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना होगा, समस्त मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को भी। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर रहते कि जब सरकार गिर चुकी है, बहुमत खो चुकी है, तो इनको सबको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री भी त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को, क्योंकि वही सबको नियुक्त करते हैं और वो त्यागपत्र भी वही लेते हैं। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि संविधान के हिसाब से सबसे सर्वोच्च पद उनका ही है, तो हेड उनका ही है, मतलब देश के सर्वोच्च वही है। तो जब नियुक्त करेंगे तो वही करेंगे, और जब हटाएंगे तो वही हटाएंगे। लेकिन दोस्तों वो खुद नहीं हटाते, ऐसी स्थिति आ जाती है। ये सरकार गिर गई तो फिर वो त्यागपत्र लेंगे ही, वो तो उनका काम ही बन जाता है। अब ऐसा थोड़ी सरकार के बीच में बोलेंगे कि तुम इस्तीफा दे दो, नहीं, ऐसा नहीं। वो अलग रहते हैं और सरकार अपनी अलग रहती है, देश चलाती है। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक,
हमारे देश में दोस्तों प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वो अगर जनता को विश्वास प्राप्त है जनता का, तो वो कितनी बार भी सरकार बना सकता है, 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष। ठीक, अब दोस्तों ये हमने देखा। वेतन की अगर बात करें दोस्तों, तो वेतन जो सांसद के रूप में मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को मिलता है, जो आम सांसद को, जो दूसरे सांसद हैं उनको मिलता है, इनको थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि मंत्री रहते हैं, सरकार में आ जाते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों जो वेतन मिलता है वो संचित निधि के द्वारा, जो कि हम जानते हैं देश के जितने भी बड़े बड़े पद हैं उनको वेतन संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि क्या है दोस्तों, अगर ये आपको जानना है तो मैंने वीडियो बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से दोस्तों राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों राज्य व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ दोस्तों जिस भी वीडियो को आपको समझना है वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो वेतन दोस्तों इनके समान ही इनको मिलता है। अब दोस्तों ये हमने बेसिक सा उनको देखा, उनकी नियुक्ति देखी, योग्यता, शपथ, उनका कार्यकाल और उनका वेतन देखा। ये दोस्तों बेसिकली हुआ। अब उनकी शक्तियाँ देखेंगे और शक्तियों से दोस्तों उनका महत्व हमारे देश में क्या है और क्या उनकी पावर है और उनके एक डिसीजन का पूरे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों ये उनकी शक्तियाँ और कार्य से तो पता चलेगा कि उनके पास क्या क्या पावर है। ठीक, देखिए दोस्तों उनकी शक्तियाँ देखते हैं। शक्तियों में यूँ समझ लीजिए दोस्तों कि हमारे देश का सबसे जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री ही रहते हैं। समझ शक्ति, जो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग भी वह करते हैं, तो समझ लीजिए आप कितने पावरफुल हो जाते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों संविधान के हिसाब से करना पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, संविधान के हिसाब से होगा। ठीक, देखिए अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले विधायी शक्ति को लेते हैं, जो कि विधायी, जो कि हमारी संसद है दोस्तों, वो विधायक पास होता है, उसके बाद में एक्ट बनता है, तो संसद को विधायिका भी बोलते हैं। तो विधायी शक्ति के अंतर्गत दोस्तों हम देखें तो लोकसभा विघटन शक्ति आती है, जो कि हम जानते हैं कि लोकसभा को खंडित विघटन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन मैंने बताया राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। तो लोकसभा विघटन शक्ति विधायी शक्ति में हो गई। अब कार्यपालिका शक्ति, इसको देखते हैं। कार्यपालिका, जो कि हम जानते हैं जो संघ की कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री बने, मतलब उनकी सरकार बनी, उनको पता चल गया कि अब हमारी सरकार रहेगी 5 साल तक, वह क्या करेंगे कि किस व्यक्ति को हमारी सरकार में रखना है, मतलब किस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये भी डिसीजन कौन लेंगे, हमारे प्रधानमंत्री लेंगे। क्योंकि दोस्तों सरकार, मतलब जो मंत्रिपरिषद एक टीम जो रहेगी उनकी ही रहेगी, वो उनके हेड रहेंगे, तो उनकी मर्जी से ही चलेगा कि किस व्यक्ति को अपनी टीम में लेना चाहते हैं, अपनी सरकार में लेना चाहते हैं, वही तो हेड है। जो कि दोस्तों हम एक टीम देखते हैं या एक सभा देखते हैं, समूह देखते हैं, उसमें कोई एक हेड होता है, एक अध्यक्ष होता है। टीम में अगर देखो तो एक कैप्टन होता है, तो वही तो डिसीजन करता है पूरी टीम का कि कैसे क्या करना है, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, किसको कहाँ से निकाल कर कहाँ डालना है। ठीक, ये दोस्तों सब डिसीजन कौन लेता है, तो प्रधानमंत्री लेता है कि मंत्रिपरिषद में किस व्यक्ति को लेना है, किसको नहीं। तो दोस्तों ये भी वह लेते हैं, सदस्य को लेना मंत्रिपरिषद में। ठीक, उसके बाद में अगर देखें तो जो योजनाएं बनती है, जैसे कि देश में क्या योजना ग्राउंड लेवल पर लागू करनी है, कैसी योजना रहेगी, दोस्तों मंत्रिपरिषद की क्या करते हैं, ये बैठक भी करते हैं। ठीक, क्या करते हैं दोस्तों, बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक भी करते हैं और उसके बाद में उनकी अध्यक्षता भी करते हैं। क्योंकि जब बैठक होगी काहे के लिए होगी, कोई योजना बन रही है तो डिस्कस होगा, फिर किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा कि इसको लागू करें कि नहीं, तो उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। और जो डिसीजन लेते हैं, फिर क्योंकि वो हेड है, वो डिसीजन लेंगे तो उनका डिसीजन तो सबको मानना पड़ेगा। तो वह दोस्तों मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं और वह सदस्य मंत्रिपरिषद में कौन कौन सदस्य रहेगा उसका भी डिसीजन लेते हैं। तीसरा अगर देखिए दोस्तों तो वो क्या करते हैं, विकास से संबंधित जो देश में विकास होगा, किस तरह कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका भी दोस्तों उसका भी वो क्या करेंगे कि देख रेख करेंगे। क्योंकि दोस्तों वह हेड है। अब भारत में इतने सारे जो कि हम देखते हैं संसाधन है, इतने सारे विभाग है, इतने सारे, तो सब कुछ वो थोड़ी करेंगे। उन्होंने मंत्री अपनी टीम में इसीलिए तो लिए कि सब वो देखेंगे और वो सिर्फ उनके हेड रहेंगे, वो सबको नियंत्रित रखेंगे कि कौन कैसा कार्य कर रहा है। और अगर देखें दोस्तों तो ये तो विधायी संबंधित शक्तियाँ हुई।
अब राष्ट्रपति संबंधी शक्तियाँ, तो उनकी सरकार क्या कार्य कर रही है दोस्तों, कैसा कार्य कर रही है, देश के हित में है कि नहीं, जनता के हित में है कि नहीं, संविधान के विरुद्ध तो कार्य नहीं हो रहा है, इसका डाटा दोस्तों उनको राष्ट्रपति को देना पड़ता है। ये आर्टिकल 78 बोलता है। ठीक, मतलब आर्टिकल 78 बोलता है कि जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है उनकी सरकार कैसा कार्य कर रही है, ये सूचना उनको राष्ट्रपति को देनी होती है। ठीक, ये आर्टिकल 78 में 74 मंत्रिपरिषद चुनी जाती है, 75 में प्रधानमंत्री, और 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि अपने योजनाओं को वह राष्ट्रपति को बताए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने राष्ट्रपति संबंधी शक्तियाँ देखी। अब उसके बाद में जनता की, देखिए दोस्तों, वह चुनकर जो आए हैं, उनकी जो सरकार बनी है वो जनता ही ने ही उनको चुनकर भेजा है, तो उनकी जिम्मेदारी, उनका कर्तव्य क्या बनता है कि ऐसी योजना बनाई जाए जिससे जनता को लाभ हो, नुकसान ना हो, लाभ हो। नुकसान सरकार को हो जाएगा चलेगा, जनता को नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि इसलिए जो भी कुछ होता है या जनता को ऐसा लगता है कि ये इसके विरुद्ध है, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते, तो जनता को जो समझाते हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, टीम उनकी काम कर रही है। तो दोस्तों जो भी कुछ प्रोटेस्ट होता है देश में, जो कि अभी वर्तमान स्थिति में भी होता है, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, अपनी सरकार की तरफ से मतलब नेतृत्व करें, और मतलब जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो अपनी बातों को बताए, अपनी सरकार के बारे में जो योजना आ रही है उनका पूरी तरह से विस्तृत रूप में जनता को बताए कि हम जो भी योजना कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए, ये हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो तुम्हारे हित में ना हो। तो वह कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि हेड वही रहते, तो उनका कर्तव्य है, उनका ही तो कर्तव्य बनता है कि वो जनता को बताए अपनी सरकार की तरफ से। दूसरा, लोकसभा में दोस्तों अगर देखते हैं तो सरकार पक्ष हो जाती है, और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो विपक्ष हो जाती है। तो विपक्ष का कार्य क्या है, सरकार की जो कमी आए उनको दिखाना। तो जो उनकी आलोचना जो होती है दोस्तों संसद में, तो उन आलोचकों को भी वो जवाब देते हैं। तो कौन देते हैं, सरकार के हेड कौन है, प्रधानमंत्री तो है, तो वही दोस्तों जवाब देते हैं। ये दोस्तों बेसिकली कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, मंत्री परिषद संबंधी शक्तियाँ, राष्ट्रपति, जनता की, और कुछ अदर शक्तियाँ भी होती है उनकी, मतलब शक्तियाँ तो नहीं होती। जैसे कि आप देखते हैं तो पहले पंचवर्षीय योजना के लिए एक योजना आयोग हुआ करता था। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और एक नई आयोग बनाई गई जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग के हेड भी वही है। नीति आयोग दोस्तों सरकार का एक सलाहकार, एक थिंक टैंक है। वो सरकार को सलाह देता है कि इस योजना को ऐसे बनाया जा सकता है, या देश में वो योजना लागू की जा सकती है, इस योजना को समाप्त कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी दोस्तों वह सिर्फ मतलब सरकार को सलाह देती है। ठीक, तो उसके हेड भी कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद में अंतर्राज्य की परिषद है। इसके बाद में दोस्तों अदर जो एक्टिविटी होती है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे देश में जो एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अंडर ही एनडीआरएफ आता है, जो रेस्क्यू फोर्स होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं बाढ़ आई, भूकंप आया, कुछ आपदा आई, कुछ ऐसी समस्या आती है जिसमें जनता क्या है कि उस समस्या से घिर गई है। ठीक, मतलब उनको काफ़ी, जैसे कि अगर देखें बाढ़ में कुछ क्षेत्र डूब गया है, कुछ जनता वहाँ पर डूब गई है, या गांव के गांव, शहर के शहर डूब गए, तो वहाँ से उनको निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की किसकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की तो बनती है। और सरकार में हेड कौन है, प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जनता ने उनको ही तो चुना है, तो उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। अगर देखते हैं तो हमारे जो बाउंड्री पर जो दक्षिण में अगर राज्य देखें, कर्नाटक हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दोस्तों जो बाउंड्री पर आते हैं इस तरह नीचे दक्षिण में, वहाँ दोस्तों बाढ़ अधिकतर आती रहती है। तो आपने देखा होगा कि एनडीआरएफ जो रेस्क्यू फोर्स है वो उनको वहाँ से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर उनको ले जाती है। तो दोस्तों ये भी अदर जो कि उनकी शक्तियाँ हैं, वो जो कि वहाँ पर डिसीजन लेते हैं, एनडीएमए के अंडर ही एनडीआरएफ जो कि कुछ फोर्स होती है वो फिर आदेश देते हैं प्रधानमंत्री, और वह फिर जाती है और उनको निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। तो दोस्तों ये क्या है, बेसिक से जितने भी देश में जितनी भी एक्टिविटी होती है उनके सबके हेड हो जाते हैं। दोस्तों वह हेड तो है, सब कार्य जो कि हमारे देश में देखते हैं, जितने भी विभाग, जितने भी मंत्रालय, सबको वो नहीं चलाते, वो दोस्तों सिर्फ हेड रहते हैं, किनके, सबके, और सबको देखते रहते हैं, वो सबको नियंत्रित करते हैं। जैसे कि आपने एक टीम में देखा होगा कि एक हेड होता है, वो सबको नियंत्रित करता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री भी हमारे देश में क्या है कि वो सबको नियंत्रित करते हैं कि
कौन कैसा कार्य कर रहा है, कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय में क्या है, उसको सही से और कैसे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। वो दोस्तों कुछ कार्य नहीं करते हैं, वो सिर्फ सबको देखते हैं, नियंत्रित करते हैं कौन सी चीज़ कैसे लागू। जैसे कि शिक्षा विभाग में अगर कोई चीज़ नीचे लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर लागू रही है कौन सी योजना, तो वो खुद नहीं बना रहे, लेकिन टीम उनकी है। तो जो भी कुछ अच्छा नहीं होगा तो आलोचना उनकी तो होगी, तो उनका फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो जो समस्या है उस समस्या को दूर करें। दोस्तों ये हमने बेसिकली प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जो भी जितने भी यहाँ पे पॉइंट बन सकते थे वो हमने देखे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोस्तों प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद में हम मंत्रिपरिषद लेंगे। मंत्रिपरिषद में दोस्तों जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, उन सबको दोस्तों हम डिस्कस करेंगे और आपका सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। और दोस्तों उनके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, जो कि आज हमने देख ही लिया है। और जो कि भारत सरकार के जो मंत्रालय दोस्तों, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जितने मंत्रालय होते हैं दोस्तों इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे और आपको दोस्तों केंद्र सरकार के बारे में काफ़ी कुछ समझने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।